वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार, मैं शिवांगी सिंह स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। GS 5 पॉइंट नंबर 7 पॉइंट नंबर 7 हिंदी माध्यम का हमारा वीडियो होने वाला है। छोटा सा लेक्चर है लेकिन एक आध सवाल जरूर इससे बन सकता है। उत्तर प्रदेश में लोक सेवाएं, लोक सेवा आयोग जिसके लिए आप तैयारी कर रहे हैं, लेखा परीक्षा, महान्यायवादी और उच्च न्यायालय और उसका क्षेत्राधिकार, इस सबसे संबंधित ये वीडियो होने वाला है। अच्छे से वीडियो देखिए, बताई गई बातों को जरूर फॉलो करने की, इंप्लीमेंट करने की कोशिश कीजिए। एक छोटी सी डायरी बना लीजिए जिसमें महत्वपूर्ण मूल बिंदु, कोई भी करंट अफेयर्स से संबंधित घटना जो आपको लगता है आप अपने आंसर में लिख सकते हैं। इसके अलावा संविधान के अनुच्छेद जिस भी चीज से संबंधित हैं या जो पूछे गए सवाल हैं उन सबको एक डायरी में मेंटेन करते जाइए। छोटी सी डायरी रख लीजिए और उसको फिर बार बार देखते रहिए। इसके अलावा वीडियोस को अच्छे से फॉलो करते रहिए। साथ साथ आपको उत्तर लेखन की अध्ययन भी चल रहा है, यूट्यूब पे ही मैम करा रही हैं, उसको फॉलो करते रहिए और चीजों को रिवाइज करते रहिए बार बार। जो लोग भी हमारे पेड ग्रुप ज्वाइन करने में इंटरेस्टेड हैं वो हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं। यूपी पीसीएस मुख्य परीक्षा 2023 के लिए और आपका निबंध लेखन का एक ग्रुप हमारा चल रहा है जिसमें 36 निबंध मॉडल आंसर्स के साथ आपको प्रैक्टिस कराए जा रहे हैं। उसके अलावा यूपी पीसीएस 2024 शुरुआत से सिलेक्शन वाली तैयारी के लिए भी आप हमारा पेड ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए, तो फिलहाल के लिए शुरुआत कर रहे हैं हम हमारे GS 5 पॉइंट नंबर 7 की हिंदी माध्यम का ये वीडियो होने वाला है। धन्यवाद। हाँ जी, तो GS 5 का पॉइंट नंबर 7 हिंदी माध्यम का हमारा ये वीडियो होने वाला है। उत्तर प्रदेश में लोक सेवाएं, ये तो है, ये तो करना है आपको, लोक सेवा आयोग, और यही परेशान करता है आपको, लेखा परीक्षा, महान्यायवादी, उच्च न्यायालय एवं उसका अधिकार क्षेत्र। छोटा सा है, ज्यादा बड़ा नहीं है, तो इसको यहाँ पे देख लेंगे फटाफट से। क्या पता एक क्वेश्चन आ जाए और आप दुआओं में याद रखें मुझे फिर, ठीक है। तो लोक सेवाओं की अगर बात करें तो पब्लिक सर्विसेज, देखिए पहले मैं आपको एक बारी फॉर्मेट बताऊंगी आंसर राइटिंग का आपका क्या होना चाहिए। जो लोग नए हैं, ठीक है, आप लोग इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन को भी हिंदी में बोलूं, जरूरी नहीं है ना। इंट्रोडक्शन लिखेंगे, इसमें आप परिभाषा लिखेंगे, ठीक है, जो भी चीज के बारे में सवाल है परिभाषा लिखेंगे, या फिर कोई करंट अफेयर की घटना से शुरू करेंगे, या फिर आप उसका ऐतिहासिक पहलू कोई लिखेंगे अगर उससे संबंधित कोई ऐतिहासिक पहलू है तो। अब वो कैसे, एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको भी बता दूंगी। फिर अगर बात करें उसकी बॉडी की, तो उसमें फिर आप जो भी क्वेश्चन ने पूछा आपसे पॉइंट्स में, चैलेंजेस, चुनौतियां क्या हैं, समाधान क्या हैं, ठीक है, ये सारी चीजें लिखेंगे। फिर आप एक आशावादी कंक्लूजन लिखेंगे, वे फॉरवर्ड, जिसमें आप ये लिखेंगे, मतलब अगर आप बुराई भी कर रहे हैं तो साथ साथ ये कहेंगे कि इतना कुछ होने के बाद भी स्टिल हम इतने एफर्ट्स कर रहे हैं, स्टिल हमारा सिलेक्शन नहीं हो पा रहा, ये वो वाली बात है, ठीक है। तो उसमें आपको एक अपना आशावादी जो साइड है वो पेपर को दिखानी है, पेपर चेक करने वाले को दिखानी है। तो सबसे जो प्रॉब्लम बच्चों को आती है आंसर राइटिंग स्टार्ट करने में, वो आती है इंट्रोडक्शन, मतलब लिखे कैसे, पेन नहीं चल रहा अभी हमारा, हम स्टार्ट नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। तो उसमें स्टार्ट करने का यही तरीका है, आप कोई डेफिनेशन लिख दो, कोई करंट अफेयर से जुड़ा मुद्दा लिख दो, या फिर कोई ऐतिहासिक पहलू से उसको कनेक्ट करके लिख दो कि ये बात पहली बार तब कही गई थी संविधान में। और सबसे अच्छा तरीका है आप संविधान के अनुच्छेद याद करो और उसको लिखो। जो सवाल यहां पूछूं उनको जरूर लिखो, पलट के कमेंट मत करो कि आप नहीं बता रही हैं, मैं और क्या बताऊं भाई, ठीक है। बहुत जरूरी है, जो जरूरी चीजें वो बताई जा रही हैं, आपको आंसर को अपना पर्सनल टच देना ही देना पड़ेगा, समझिए इस चीज को आप, ठीक है। तो लोक सेवाएं क्या हैं, लोक सेवा से आप क्या समझते हैं, अगर मैं आपसे कहूं तो आपको डिफाइन करना हो, तो मैं आपसे सिंपल भाषा में पूछूं, भाई आप लोक सेवा को डिफाइन कर देना, क्या दिक्कत है। तो पब्लिक सर्विस की डेफिनेशन क्या है, क्या मतलब होता है पब्लिक सर्विस का, लोक सेवा में क्या अर्थ है आपका। सबसे पहले तो पब्लिक सर्विस वो है किसी समुदाय के किसी या सभी सदस्यों को किसी वस्तु आ गई, इसमें कमोडिटी आ गई, जैसे कि बिजली हो गई, गैस हो गई, पानी हो गया, ये सब, या फिर सेवा, सर्विस, कमोडिटी या सर्विस, वस्तु या सेवा, परिवहन हो गया, रेलवे हो गया, ये सर्विस है ना भाई, बस,
ट्रेन तो है कमोडिटी, उस वो आपको क्या सेवा दे रही है, परिवहन की। इसकी आपूर्ति का व्यवसाय ही कहा जाता है सेवा। और लोक सेवा क्या हो गई, जो जनहित में की गई हो वो हो गई आपकी लोक सेवा। याद रहेंगी इतनी चीजें। और ये वो है, मान लीजिए कोई ऑर्गेनाइजेशन, कोई बॉडी, कोई कम्युनिटी के लिए हमारा है कल्याणकारी राज्य, वेलफेयर स्टेट। कौन सा आर्टिकल है, आर्टिकल कमेंट करके बताइए मुझे। कल्याणकारी राज्य की बात किस अनुच्छेद में की गई है हमारे संविधान में, वो लिख सकते हो आप यहाँ पे। पब्लिक सर्विस का सारा तारोमदार इसी पे तो टिका हुआ है। आप गांधी जी की कोई कोटेशन डाल सकते हो, मैं आपको एग्जांपल्स दे रही हूं अभी, ठीक है। आप एक क्वेश्चनएयर अपना मेंटेन कर लो, ठीक है, शिवांगी मैडम्स क्वेश्चनएयर, प्रश्नावली बोलते हैं वो, उसमें आप सारे के सारे लिख के चलो अपने कि ये है या ये है, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश आप लिए तो लिखेंगे हर जगह कि सबसे आबादी वाले राज्यों में से एक है, और यहाँ की बड़ी संख्या जो है वो अपना जीवन यापन के लिए विभिन्न लोक या फिर सार्वजनिक सेवा, इनको आप गवर्नमेंट सर्विसेज भी कह सकते हैं, ठीक है, सरकारी सेवा या फिर गवर्नमेंट ऑफर्ड सर्विसेज, ये भी आप कुछ कीवर्ड्स हैं जो यूज कर सकते हैं। ये सब ये कीवर्ड्स हैं, ठीक है, ये लिख के आने ही आने आंसर में, इन्हीं को ढूंढता है एग्जामिनर। ये सरकारी भाषा है तो ये आपको लिखनी ही है, ठीक है। और उत्तर प्रदेश सरकार ने ये सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न कार्यक्रम, और अच्छा कोई भी लोक सेवा है उसको सुनिश्चित करने के लिए, उसे पब्लिक तक पहुंचाने के लिए कार्यक्रम और योजनाओं का सहारा लिया जाता है। उसमें आपके नागरिक स्वास्थ्य सेवा हो गई, शिक्षा, बुनियादी संरचनाएं, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज जो होती हैं, बुनियादी सुविधाएं, इसमें आप ग्रास रूट गांधीयन, कोई गांधी जी की कोटेशन लिख सकते हैं इसमें आप, और क्या लिख सकते हैं, कोई आर्टिकल, ये वेलफेयर स्टेट वाला आर्टिकल लिख सकते हैं। सारी जो ग्रास रूट लेवल की चीजें हैं ना वो आप इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। तो ये तो बहुत अच्छा आंसर बन सकता है इस पे तो, ठीक है। तो अब इन सब जरूरतों को पूरा करने के लिए क्या कर रही है राज्य सरकार, स्कूल खुलवा रही है, अस्पताल, परिवहन, ये सारी जो उपयोगिताएं हैं, इसके साथ साथ लोक सेवाओं का एक विस्तृत नेटवर्क बना रही है। और उद्देश्य क्या है, सभी नागरिकों को उनकी सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि की परवाह किए बिना, अपने सोशो इकोनॉमिक बैकग्राउंड को सोचे बिना सस्ती और सुलभ सेवाएं प्रदान की जा सकें। आप देखो फॉरेन कंट्रीज में, विदेशों में सब कुछ गवर्नमेंट का है, मतलब हेल्थ, एजुकेशन फ्री है, बच्चे इतने अच्छे स्कूलों में जाते हैं और वो फ्री है। यहाँ पे जो सार्वजनिक सेवाएं हैं उनको अधिक कुशल, ये लिखना आपको, पारदर्शी, ट्रांसपेरेंट और नागरिकों के लिए सुलभ बनाने के लिए विभिन्न ई गवर्नेंस पहल भी शुरू हुई हैं। आप जानते हैं डिजिटाइजेशन हो रहा है सारी चीजों का। अब इन पहलों में क्या क्या है भाई, अब आप देखेंगे जो ये डेथ और बर्थ सर्टिफिकेट्स होते हैं, ये आप ऑनलाइन इसका रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, लैंड रिकॉर्ड्स हैं, या फिर आपका इनकम टैक्स है, इन सब सेवाओं का आप ऑनलाइन पोर्टल आपको मिल जाएगा, एप्लीकेशन मिल जाएगी, ऑनलाइन पोर्टल मिल जाएगा। तो ये ज्यादा बेटर और ज्यादा ट्रांसपेरेंट और ज्यादा एक्सेसिबल बनाने के लिए ये सारी चीजें की जा रही हैं। अब प्रमुख लोक सेवाएं, ये लिख के आएंगे आप, जाहिर सी बात है कौन कौन सी प्रमुख लोक सेवाएं और थोड़ा सा उनके बारे में। तो पहली आती है आपकी स्वास्थ्य संबंधित सेवाएं, हेल्थ केयर रिलेटेड फैसिलिटीज। इसमें पूरे राज्य में आपको अस्पताल मिलेंगे, स्वास्थ्य केंद्र मिलेंगे, पीएचसी लिख सकते हैं आप, एनसीईआरटी का कुछ लिख सकते हैं, है ना, प्राइमरी हेल्थ सेंटर, इसमें पूरा चैप्टर है एनसीईआरटी में, 6-7 की शायद या 9th की, पता नहीं, उनमें से किसी। और क्लिनिकों का एक नेटवर्क संचालित करती है जो अपने नागरिकों को मुफ्त या फिर कम लागत वाली चिकित्सा या देखभाल प्रदान कर सकती है। अब यहाँ पे क्या है, वित्तीय सहायता भी दी जाती है रोगियों को, उसके लिए आयुष्मान भारत, ऐसे स्कीम्स का नाम लिख दो, कुछ बजट में आवंटन कितना किया गया है वो लिख दो, ये दिखाने के लिए कि आपका आंसर और मजबूत है, ठीक है। 2018 से स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के समस्त कार्यक्रमों की समीक्षा हेतु राज्य स्तर पर प्रचलित विभिन्न रिपोर्टिंग प्रपत्रों एवं पोर्टल को एकीकृत कर UPHMIS पोर्टल, वेरी इंपॉर्टेंट, इसकी शुरुआत करके इसको पेपरलेस रिपोर्टिंग व्यवस्था जो है उसका निर्णय लिया गया था। ये जरूर आप मेंशन कर सकते हैं। फिर आती हैं आपकी शिक्षा सेवाएं। आप कौन सा है आपका मूल अधिकार, जिसमें 6 से 14 वर्ष तक की जो आयु के लिए बच्चे हैं उनको मुफ्त शिक्षा की का प्रावधान है, आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। प्लस ये बताएंगे कौन से संविधान संशोधन से उसको लाया गया था। इसमें आपके राज्य सरकार के स्कूल हैं, कॉलेज हैं, विश्वविद्यालय हैं, उनका एक बड़ा नेटवर्क दिया गया है। परिवहन सेवा, इसमें आप जानते हैं यूपीएसआरटीसी, रोडवेज में तो बैठे होंगे सब, नहीं बैठे हैं, पूरे राज्य में ये बस सेवाएं प्रदान करती हैं जो शहर कस्बों को एक दूसरे से जोड़ता है, कनेक्टिंग नेटवर्क, कनेक्टिंग लिंक बनाता है। जल आपूर्ति और स्वच्छता, ठीक है, सैनिटेशन जरूर लिख के आएंगे आप इसमें। इसमें आपको अपने नागरिकों को पेयजल आपूर्ति और स्वच्छता सेवाएं प्रदान करती हैं। इसमें ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में जल आपूर्ति और स्वच्छता के लिए विभिन्न योजनाओं को लागू किया गया है। कोई योजना का नाम बताएगा मुझे जल आपूर्ति और स्वच्छता से, बताइए जरा। जल जीवन मिशन हो गया एक तो, और कोई? विद्युत सेवाएं, इसके लिए आप यूपीपीसीएल लिखेंगे, हेड है पूरा उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ये जिम्मेदार है राज्य में
बिजली वितरण के लिए, शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों के लिए। बिजली का बिल जिसने जमा करा होगा वो जानता होगा इस बात को, रूरल अर्बन ऐसे लिखा होता है ना। पुलिस और सुरक्षा सेवाएं, ये हो गई आपकी लॉ एंड ऑर्डर वाली सेवाएं। इसमें राज्य में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिम्मेदार है उत्तर प्रदेश पुलिस। इसमें आप कौन सी सूची है? राज्य सूची, राज्य सूची का है ना ये, तो इसमें आप अपना राज्य सूची लिख सकते हैं, मेंशन कर सकते हैं कि स्टेट लिस्ट में दिया हुआ है। तो नागरिकों की सुरक्षा और सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए राज्य भर में पुलिस स्टेशन और कर्मियों का एक बड़ा नेटवर्क है। कृषि और ग्रामीण विकास सेवाएं, इसमें उत्तर प्रदेश सरकार किसानों और ग्रामीण निवासियों को कृषि ऋण, फसल बीमा, ग्रामीण विकास कार्यक्रम सहित विभिन्न सेवाएं प्रदान करती है। आवास और शहरी विकास सेवाएं, इसमें आपकी योजनाएं आती हैं किससे संबंधित? आवास से और शहरी विकास से। इसमें ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में जो कम आय वाले परिवार हैं उनके लिए किफायती आवास योजनाएं लागू की जाती हैं। इसके अंदर आप बहुत सारी स्कीम्स के नाम लिख सकते हैं, ठीक है। फिर है आपकी समाज कल्याण सेवाएं, जो सामाजिक रूप से आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग है उसके लिए बहुत सारी वेलफेयर रिलेटेड स्कीम्स, कल्याणकारी योजनाएं शुरू की गई हैं। इसमें इस संबंध जो वर्ग है इससे संबंधित लोगों को वित्तीय सहायता, भोजन, आश्रय ये सब प्रदान किया जाता है। फिर है रोजगार। उत्तर प्रदेश सरकारी नौकरी मेले, वो नहीं लगते हैं आपके, क्या बोलते हैं उनको, एम्प्लॉयमेंट फेयर्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ऐसे ही लगते हैं कुछ, नौकरी मेले जिनको कहते हैं। कौशल विकास कार्यक्रम, उद्यमिता योजनाएं, ये सब लिख सकते हैं। अभी आपने देखा होगा क्या हुआ था लखनऊ में, बहुत बढ़िया समिट हुई थी, बहुत बढ़िया इन्वेस्टर्स की जो समिट हुई थी उसको आप मेंशन कर सकते हैं। ऐसी ऐसी चीजें, करंट अफेयर्स का देखिए, एक अखबार पढ़ते रहिए आप, कोई भी अपना हिंदी माध्यम वाले कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी अखबार पढ़ते रहिए। उससे आपको क्या रहेगा, जो स्टेट वाला पेज है ना खासकर, उस पे से 2-4-5 चीजें आप लिख सकते हैं उत्तर प्रदेश संबंधित, तो उसमें काफी मदद मिल जाएगी आपको। देखिए यहाँ भी ये लिखा हुआ है, परीक्षार्थियों को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राज्य के नागरिकों को प्रदान की जाने वाली विभिन्न सेवाओं की अद्यतन जानकारी उत्तर प्रदेश समसामयिकी में कवर करना होगा। ये उत्तर प्रदेश का जो करंट अफेयर्स है ना, उससे रिलेटेड चीजें बहुत स्ट्रॉन्ग कर लीजिए। आप में हर, बल्कि कोई भी है बिल्कुल स्टेटिक भी चीज लिख रहे हो उसको करंट अफेयर से जरूर लिंक करो, उससे आंसर थोड़ा अच्छा बनता है, विस्तृत बनता है और पढ़े लिखे प्रतीत होंगे आप, ठीक है। चलिए अब है आपकी उत्तर प्रदेश में लोक सेवाओं से संबंधित चुनौतियां। इसी फॉर्मेट में हमने देखिए पॉइंट्स भी दिए हुए हैं, पहले इंट्रोडक्शन है, फिर आपका बॉडी, फिर कंक्लूजन, ऐसे ही दिए हुए हैं। अब है आपकी स्वास्थ्य देखभाल। इसमें क्या है, अस्पताल, चिकित्सा कर्मचारी, इनके जो उपकरण हैं उनकी बुनियादी संरचना जो है उसमें कमी है। खासकर कोविड-19 महामारी के दौरान ये सब काफी हद तक उजागर हुआ था। तो इसके परिणाम स्वरूप विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में जो स्वास्थ्य सेवाएं ना, उनकी जो गुणवत्ता है, जो क्वालिटी है, वो खराब है। राज्य कम टीकाकरण दर, मतलब कि लो वैक्सीनेशन रेट है। तपेदिक जैसी संचारी रोग, जो कम्युनिकेबल डिजीजेस हैं, वो ज्यादा उसका बोझ से जूझ रहा है हमारा जो आपका प्रदेश। हर वर्ष उत्तर प्रदेश को गर्मी की शुरुआत में संक्रामक रोगों से निपटने के लिए दस्तक अभियान चलाना पड़ता है, जरूर लिख के आइएगा आप। फिर शिक्षा की बात करेंगे तो राज्य में शिक्षा में सुधार के महत्वपूर्ण प्रयासों के बावजूद अभी भी पहुंच और गुणवत्ता, एक्सेस और क्वालिटी, इससे संबंधित चुनौतियों का सामना हमें करना पड़ रहा है। जो राज्य में स्कूल न जाने वाले बच्चे हैं, मतलब आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन जो हैं, इसको आप ब्रैकेट में आउट ऑफ स्कूल ऐसे इंग्लिश में लिख सकते हैं, ठीक है, उसकी संख्या बहुत ज्यादा है। और कुछ स्कूलों में आप देखना ही होगा, आप पेपर देने जाते हैं, बिजली, साफ पानी, ये सब भी नहीं मिलता है। और कम सीखने के परिणाम से क्या होगा, उच्च ड्रॉप आउट दर, देखा, ड्रॉप आउट जो रेट है वो बढ़ रहा है और शिक्षा की गुणवत्ता में बहुत कमी आ रही है। कानून और व्यवस्था, इसमें क्या होगा, सबसे अधिक अपराध प्रवण राज्यों में से एक माना जाता है हमारा प्रदेश। यहाँ पे महिलाओं के खिलाफ अपराधों में काफी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। सांप्रदायिक हिंसा, ये आप जरूर लिख सकते हैं। संगठित अपराध, जिसको ऑर्गेनाइज्ड क्राइम बोला जाता है, इसकी उच्च दर से जूझ रहा है। पुलिस विभाग की निष्ठुरता और भ्रष्टाचार भी चिंता का विषय बना रहता है। इंफ्रास्ट्रक्चर, यहाँ पे सड़क, बिजली, पानी, इसकी जो आपूर्ति है, ऐसी बुनियादी सुविधाओं का अभाव है। इसने विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक वृद्धि और विकास को बाधित किया है। राज्य के कई हिस्सों को आज भी लगातार बिजली कटौती और पानी की कमी का सामना करना पड़ता है। भ्रष्टाचार, करप्शन, तो पूरे कंट्री का ही प्रॉब्लम है। खैर, सार्वजनिक सेवाओं और अनुबंधों के लिए जो अधिकारी हैं उनके द्वारा रिश्वत मांगना, ये घटनाएं बहुत सामने आती रहती हैं। यूपी में भ्रष्टाचार एक बड़ी समस्या है। इससे राज्य के विकास को बाधित किया है और सरकारी संस्थानों के प्रति जनता का विश्वास, जाहिर सी बात है, कम होगा। कहते हैं ना भाई, गवर्नमेंट सरकारी दफ्तर में तो कोई काम हो ही नहीं सकता, बोलते हैं ना ऐसे। फिर है आपका रोजगार। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या बहुत अधिक है, तो भाई रोजगार की तो है ही परेशानी, आप देख लीजिए सीटें कितनी हैं। और रोजगार के पर्याप्त अवसर सृजित करना एक महत्वपूर्ण चुनौती है। राज्य विशेष रूप से अनौपचारिक क्षेत्र में कम वेतन और खराब कामकाजी परिस्थितियों से भी जूझ रहा है। इनफॉर्मल सेक्टर आप जरूर लिख के आएंगे उसमें। गरीबी,
भाई सबसे गरीब, इसमें आप देखिए, सुनो, वो जो आपका डायरी बनाएंगे आप, जिसमें सारे के सारे पॉइंट्स लिखेंगे जो एडिशनल आपको करने हैं, उसमें आप जो इंडेक्सेस हैं, स्वच्छ सर्वेक्षण, गुड गवर्नेंस इंडेक्स, इसमें सब यूपी की जो लेटेस्ट रैंक वगैरह है ना, वो थोड़ा देख के रखिए, ठीक है। वो सब आप इसमें लिख के आ सकते हैं, जरूर लिख के आनी है, लिख के आ नहीं सकते हैं, लिख के आनी है। तो राज्य में विशेष रूप से जो ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी है वो एक उच्च घटना है और कई लोगों को स्वास्थ्य देखभाल और शिक्षा जैसी बुनियादी सेवाओं तक पहुंच नहीं है। फिर बात आती है बिजली की। उत्तर प्रदेश में बिजली की आप जानते हैं बहुत ज्यादा मांग है, लेकिन अभी भी राज्य के कई ग्रामीण इलाके ऐसे हैं जहां लगातार बिजली कटौती और वोल्टेज फ्लक्चुएशंस बहुत देखने को मिलते हैं, ठीक है। फिर आता है आपका पानी की आपूर्ति। स्वच्छ और सुरक्षित पेयजल तक पहुंच उत्तर प्रदेश में विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में एक बड़ी समस्या है। राज्य की जल आपूर्ति अवसंरचना अपर्याप्त है और कई क्षेत्रों में पाइप द्वारा, पाइप्ड वाटर फैसिलिटी जो है उसकी सुविधा भी अभी उपलब्ध नहीं है। जल जीवन मिशन के शुरू होने के बाद इससे निपटने के लिए कार्य प्रगति पर है। ऐसे लिखते रहना आपको साथ साथ अच्छी बातें भी, ठीक है। इससे चलते जल जनित बीमारियों का प्रकोप, वाटर बॉर्न डिजीजेस जो होती है ना, वो बहुत ज्यादा होने लगती हैं अगर ऐसी ऐसी समस्याएं सामने आती हैं तो। उपरलिखित सभी समस्याओं के मूल में अंत प्रादेशिक, सबसे इंपॉर्टेंट है ये, और अंत जिला, इंट्रा रीजनल और इंट्रा डिस्ट्रिक्ट जो जिला है, विकास है, सॉरी, उसमें असमता है, उसमें डिस्पैरिटीज हैं। आप देखेंगे सारी जो सरकारें हैं, सभी सरकारें पश्चिमी उत्तर प्रदेश के निरंतर विकासशील स्मार्ट सिटी का प्रचार करती देखी जाती हैं, वहीं अभी भी निम्न औसत की दर से वृद्धि कर रहे पूर्वी उत्तर प्रदेश और बुंदेलखंड आदि के जिलों पर बड़ी सहूलियत से ध्यान नहीं दिया जाता। तो ये भेदभाव भी देखने को मिलता है, ठीक है। उत्तर प्रदेश सार्वजनिक सेवाओं से संबंधित बड़ी चुनौतियों का सामना करता है और इन समस्याओं से निपटने के लिए सरकार और नागरिक समाज से निरंतर प्रयास और निवेश की आवश्यकता होगी। हमेशा याद रखिएगा, सरकार के साथ साथ आपको सिविल सोसाइटी जरूर मेंशन करनी है, नागरिक समाज सबसे इंपॉर्टेंट। आपको खुद की भागीदारी जरूर दिखानी है आंसर में, उससे आपका आंसर और अच्छा बनेगा। जितने कीवर्ड्स मैं बता रही हूं उस पर ध्यान दीजिए, ये लिखा हुआ है, इसको पढ़ के आप निकल जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, या फिर इन कीवर्ड्स पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ठीक है। मूल बिंदु सारे देख के जाने हैं। अब राज्य में सार्वजनिक सेवाओं के सुधार के लिए कुछ पहलू हैं, उनको भी हम देखेंगे। कुछ प्रयास हैं, वो प्रयास से ही जीवन है, ठीक है। सरकारी सेवाओं का डिजिटलीकरण, ये जरूर लिखना है आपको। भाई सरकार ने क्या किया हुआ है, आसानी से जल्दी से जो सेवाएं हैं वो पहुंचाने के लिए सारे ऑनलाइन पोर्टल, मोबाइल एप्लीकेशन, सबके तो हाथों में है फोन आजकल, बच्चे से, छोटे छोटे बच्चों के से लेके जितने भी सीनियर सिटीजन है वहां तक, ठीक है। स्वास्थ्य सेवा में सुधार, सरकार ने आयुष्मान भारत सहित बहुत सी स्वास्थ्य योजनाएं शुरू की हुई हैं जो जरूरतमंद लोगों को मुफ्त स्वास्थ्य सेवा प्रदान करती हैं। राज्य ने जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं, मेडिकल कॉलेज हैं, डॉक्टरों की संख्या, हाँ एक ही प्रॉब्लम है, गांव वाले इलाकों में किसी को पोस्टिंग नहीं चाहिए, तो इस सब में भी काफी काम कर रही है सरकार। शिक्षा की गुणवत्ता में वृद्धि, गुणवत्ता में देखिए, ध्यान दीजिएगा, शिक्षा में वृद्धि नहीं लिखा है, शिक्षा की गुणवत्ता में, क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड कराने में सरकार ने राज्य में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए बहुत सी योजनाएं, जैसे कि मुफ्त पाठ्य पुस्तकों का वितरण, छात्रवृत्ति प्रदान करना, अभ्युदय, वेरी इंपॉर्टेंट, सवाल आ चुका प्रीलिम्स में भी इस पे, जैसी योजनाओं के अंतर्गत मुफ्त कोचिंग प्रदान करना, ई लर्निंग प्लेटफॉर्म्स लॉन्च करना, ये सब सक्षम करने हेतु मुफ्त टैबलेट और मोबाइल वितरित करना भी शामिल है। बुनियादी संरचनाओं में सुधार की आवश्यकता है, जाहिर सी बात है, नई सड़कें, पुल, हवाई अड्डों, इन सब पे काम काफी हो रहा है। महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करना भी बहुत जरूरी है। सरकार ने महिला पुलिस स्टेशनों की स्थापना और संकट में महिलाओं के लिए एक हेल्पलाइन शुरू करने सहित महिलाओं की सुरक्षा में सुधार के लिए मिशन शक्ति जैसी कई पहलें शुरू की। अब मिशन शक्ति आप इसमें लिख सकते हैं, महिलाओं की बात करेंगे तो महिलाओं से संबंधित तो आपको बहुत सारी स्कीम्स और ये सब मिल जाएगा, ठीक है। और किसानों को सशक्त बनाना, इसमें आपकी बहुत सी योजनाएं आ सकती हैं, किसान क्रेडिट कार्ड है, बीमा कवरेज जो है आपकी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, ये जरूर आप लिख सकते हैं, जो कम ब्याज दरों पर किसानों को ऋण प्रदान करती हैं, ये सब इसमें शामिल हैं। लोक शिकायत निवारण, सबसे इंपॉर्टेंट, जो आपका पब्लिक रिड्रेसल ग्रीवेंस मैकेनिज्म होता है, ये उसकी बात कर रहा है। सरकार ने सरकारी सेवाओं से संबंधित नागरिकों की शिकायतों को दूर करने के लिए एक लोक शिकायत निवारण प्रणाली की स्थापना की है। यह प्रणाली नागरिकों को ऑनलाइन शिकायत दर्ज करने की अनुमति देती है और सरकार यह सुनिश्चित करती है कि शिकायतों का एक निश्चित समय सीमा के भीतर समाधान किया जाए, ठीक है। उत्तर प्रदेश सरकार राज्य में सार्वजनिक सेवाओं के सुधार के लिए निरंतर प्रयासरत है, ये तो आपको लिखना ही है, और जो समसामयिकी है उसमें आप पूरा देख सकते हैं इसको, ठीक है। तो ये वाली जो चीजें हैं ये सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें, ये आपको लिख के आना है, इसी फॉर्मेट में लिख के आना है, ठीक है।
चलिए अब हम देख लेंगे आपका उत्तर प्रदेश में लेखा परीक्षा CAG, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, क्या काम है। ऑडिट का मतलब क्या होता है, किसी भी, जैसे आपका लेखा जोखा है सारा, आप कोई इंस्टीट्यूशन है, कोई गवर्नमेंट एजेंसी है, उसके जो फाइनेंशियल अकाउंट्स हैं, भाई जो लेखा परीक्षक है वो राज्य में व्यवसायों का सब लिख के आना है, ये सारी बातें, सरकारी एजेंसी, गैर लाभकारी जो संगठन होते हैं, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, और अन्य संस्थाओं के वित्तीय रिकॉर्ड को संचालित करते हैं, उसकी जांच करते हैं और उसकी सत्यापन की प्रक्रिया है, इसको कहा जाता है लेखा परीक्षा या फिर ऑडिटिंग, इसको कहते हैं आप ऑडिटिंग। अब लेखा परीक्षा का जो प्राथमिक उद्देश्य है, पर्पस लिखेंगे आप, वो क्या है कि किसी संगठन में वित्तीय विवरण सटीक, विश्वसनीय और लागू कानूनों, विनियमों और लेखा मानकों के अनुपालन में हो, कंप्लाई करे वो जो रूल्स, एक्ट्स, रेगुलेशंस हैं उनके साथ, सटीक हो, विश्वसनीय हो, क्या, वित्तीय विवरण, ये आपको जरूर लिखना है। लेखा परीक्षा सुधार किए जाने लायक क्षेत्रों और संभावित जोखिमों की पहचान करने में भी मदद करता है, जो रिस्क होते हैं उनको आइडेंटिफाई करता है, परिणाम स्वरूप संगठन की समग्र दक्षता, कीवर्ड्स, प्रभावशीलता को बढ़ाने में मदद मिल सकती है, ये जरूर लिख के आना ही आना है। कौन सा आर्टिकल है, कमेंट करके बताइए जरा, अनुच्छेद कौन सा है ये। अब उत्तर प्रदेश में जो अलग अलग सरकारी निकाय हैं, जैसे कि नियंत्रक और महालेखा परीक्षक CAG, और एक आता है आपका ICA जो चार्टर्ड इंस्टीट्यूशन वाला जो होता है, भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान, ये जो आपकी चार्टर्ड अकाउंटेंट की परीक्षा होती है वो भी यही करवाते हैं, और भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ये करते हैं लेखा परीक्षा का काम। इसके अलावा प्राइवेट फर्म्स भी हैं, निजी ऑडिटिंग फर्म भी सरकार राज्य में ये काम करती हैं और व्यवसाय और संगठन को ऑडिटिंग सेवाएं प्रदान करती हैं। स्कैग आप जानते हैं, ये एक स्वतंत्र संवैधानिक निकाय है, इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, जो उत्तर प्रदेश में सभी सरकारी विभाग, मंत्रालय, संगठन, इन सब का ऑडिट करता है। और कैग जो है वो राज्य सरकार के खातों का भी ऑडिट करता है और राज्य विधानमंडल को रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। सरकार में यहां करेगा, वहां पे पार्लियामेंट में करेगा, ठीक है। अब राज्य सरकार का आंतरिक लेखा परीक्षा विभाग, इंटरनल डिपार्टमेंट भी है एक, वो सभी राज्य सरकार के विभागों और संगठन के आंतरिक लेखा परीक्षा करने के लिए जिम्मेदार है। विभाग सुनिश्चित करता है कि वित्तीय लेन देन स्थापित नियमों और विनियमों के अनुसार आयोजित किए जाते हैं। वित्तीय लेखा परीक्षक के अलावा उत्तर प्रदेश में परिचालन रेखा परीक्षा और अनुपालन रेखा परीक्षा, सबसे इंपॉर्टेंट, सहित अन्य प्रकार के लेखा परीक्षा भी किए जाते हैं। किसी संगठन के संचालन की दक्षता और प्रभावशीलता का मूल्यांकन करने के लिए ऑपरेशनल ऑडिट, जबकि अनुपालन ऑडिट क्या होता है, कंप्लायंस ऑडिट कहते हैं इसको। ये आकलन क्या करता है कि कोई संगठन कानून, विनियमों और आंतरिक जो नीतियां हैं उसका अनुपालन कर रहा है या नहीं। तो एक हो गया आपका ऑपरेशनल ऑडिट, एक हो गया आपका कंप्लायंस ऑडिट। ये दोनों तरह के ऑडिट जो है ये राज्य में किए जाते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। उत्तर प्रदेश में लेखा परीक्षा का उद्देश्य, अब यहाँ पे आपको उद्देश्य बताना है, पर्पस क्या है, तो या पॉइंट्स में ही लिख के आएंगे। क्या है, सार्वजनिक निधियों और संसाधनों के प्रबंधन में पारदर्शिता होनी चाहिए, जवाबदेही बहुत जरूरी, और दक्षता। इसके लिए वित्तीय अनुशासन बनाए रखने और भ्रष्टाचार को रोकने के लिए लेखा परीक्षा एक आवश्यक उपकरण है। वित्तीय लेन देन और रिपोर्ट की सटीकता और विश्वसनीयता को सत्यापित करना, लागू कानून, नियम, विनियमों का अनुपालन सुनिश्चित करना, और सरकारी कार्यक्रम और कार्यों की प्रभावशीलता और दक्षता का मूल्यांकन करना। धोखाधड़ी, बर्बादी, सार्वजनिक संस्थानों के दुरुपयोग, इस सब का पता लगाना और ये देखना कि इसकी रोकथाम कैसे हो सके। सार्वजनिक निधियों और संसाधनों के प्रबंधन में सुधार के लिए सिफारिशें प्रदान करना, और जनता के धन का सर्वोत्तम संभव तरीके से उपयोग किया जा रहा है या नहीं, यह आश्वासन देकर सरकार में जनता का विश्वास बढ़ाना है। तो सबसे इंपॉर्टेंट है पब्लिक इंटरेस्ट, पब्लिक ट्रस्ट जो है वो हमारे गवर्नमेंट एजेंसीज में बना रहा है। प्लस आप जानते हैं टैक्स पेयर अपना पैसा भी तो दे रहा है, तो उसको पता होना चाहिए कि उसका पैसा सही लग रहा है, गलत लग रहा है। तो ये सारे काम जो है लेखा परीक्षा का उद्देश्य है उत्तर प्रदेश सरकार में, ऐसे ही लिख के आना बिल्कुल, ठीक है। अब है उत्तर प्रदेश सरकार राज्य में लेखा परीक्षा को सशक्त बनाने के लिए, एम्पावर करने के लिए क्या उपायों को लागू करने पर विचार कर सकती है। भाई जो परीक्षक हैं उनको योग्य जो हैं, मतलब स्किल्ड जो ऑडिटर्स हैं उनको नियुक्त करना। भाई इसमें जो राज्य सरकार है वो राज्य में विभिन्न विभाग, एजेंसी, संगठनों के लिए योग्य और अनुभवी लेखा परीक्षकों को नियुक्त कर सकती है, काम कर सकती है। रेगुलर ऑडिट्स, नियमित ऑडिट्स कराए जाएं। सरकार सुनिश्चित करे कि वित्तीय और परिचालन जो गतिविधियां हैं उनमें कानूनों का, विनियमों का, इन सब का अनुपालन है या नहीं, और अगर है तो इसके लिए क्या होगा, इसके लिए नियमित रूप से रेगुलर पीरियोडिक इंटरवल्स पे ऑडिट कराए जाएं।
प्रौद्योगिकी को प्रयोग में लाया जाए। जाहिर सी बात है, आजकल सब टेक 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 हो रहा है, तो यहाँ भी टेक आना चाहिए ना। सरकार लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं को स्वचालित करने और लेखा परीक्षा की दक्षता और प्रभावशीलता में सुधार के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग कर सकती है। प्रशिक्षण प्रदान करें, ट्रेनिंग दें। भाई जितने शामिल कर्मचारी हैं उनको प्रशिक्षण प्रदान करें और ये सुनिश्चित करें कि उनके पास आवश्यक कौशल और ज्ञान है, स्किल है, नॉलेज है। स्वतंत्रता, ये तो सबसे ज्यादा परेशान हर डिपार्टमेंट इसी चीज से तो है कि दखल है और एजेंसियों का। तो यहाँ पे स्वतंत्रता सुनिश्चित करे। ऑडिटिंग जो प्रक्रिया है वो स्वतंत्र है और कोई भारी प्रभाव या दबाव उस पर नहीं है। सिफारिशों को लागू करे, रिकमेंडेशंस को अप्लाई करे। राज्य में जो सारी विभाग हैं, एजेंसियां हैं, संगठन हैं, उसमें कामकाज में सुधार के लिए जो सरकार ऑडिट के निष्कर्षों और सिफारिशों पर कार्रवाई कर सकती है। इसमें आप फीडबैक मैकेनिज्म लिख सकते हैं, फीडबैक मैकेनिज्म पे अच्छा काम करें। एक चीज आप ये जरूर लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब आते हैं आपके उत्तर प्रदेश के महाअधिवक्ता, एडवोकेट जनरल। ये सबसे बड़े लॉ ऑफिसर होते हैं, चीफ लॉ ऑफिसर होते हैं। ये अनुच्छेद कौन सा है? 165, सबसे इंपॉर्टेंट। इसमें महाअधिवक्ता की जो व्यवस्था है वो की गई है और वे राज्य स्तर पर सर्वोच्च विधि अधिकारी, चीफ लॉ ऑफिसर, और जो ये होते हैं ये भारत के जो महान्यायवादी ना, अटॉर्नी जनरल, उनके अनुपूरक हैं। नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है, आप जानते हैं। और किसी व्यक्ति को उच्च न्यायालय का, हाईकोर्ट के जज की क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए, वो योग्यता धारित करना होना चाहिए अगर उनको बनना है महाअधिवक्ता। मतलब क्या अनिवार्य है? भारतीय नागरिक होना तो है ही अनिवार्य, 10 वर्ष तक न्यायिक अधिकारी हूं, कोई जुडिशियल ऑफिसर हूं, या फिर उच्च न्यायालय में 10 वर्षों तक वकालत करने का अनुभव भी होना चाहिए। अब संविधान ने कोई कार्यकाल वगैरह तो निश्चित किया नहीं है महाधिवक्ता का। इसके अलावा उनका निष्कासन, इस का भी कुछ खास जिक्र नहीं है। मतलब ये थोड़ा सा राजनीतिक पद आप इसको मान सकते हैं जो उसकी नियुक्ति होती है। मतलब काम राजनीतिक नहीं है इनका, लेकिन जैसे राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत प्लेजर ऑफ दी गवर्नर के हिसाब से ही बने रहते हैं। राज्यपाल उन्हें कभी भी निष्कासित किया जा सकता है, और कैसे होंगे वो निष्कासित इसके बारे में भी नहीं दिया हुआ, लेकिन त्याग पत्र जो है वो देकर गवर्नर को ही वो कार्यमुक्त भी हो सकते हैं, ठीक है। और कब ये त्याग पत्र देते हैं आप हमेशा याद रखिएगा, जब जो मंत्रिपरिषद है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है, जब वो त्याग करती है, मतलब जब गवर्नमेंट चेंज है या फिर बाई चांस डिसॉल्व हो गई है, भंग हो गई है, तब इनको भी त्याग पत्र देना होगा। मतलब ये अभिन्न अंग हैं विधानसभा का, स्टेट लेजिस्लेचर का। ये चीज आप याद रखिएगा। पार्लियामेंट में भी, पार्लियामेंट में कौन कौन आता है मैं आपसे पूछूं तो, और स्टेट लेजिस्लेचर में कौन कौन आता है ये बताइए आप मुझे कमेंट करके। इनकी जो नियुक्ति है ये सरकार की सलाह पर की जाती है, ये लिख के आना आपको। अब इनके वेतन भत्तों को भी कुछ खास निश्चित किया नहीं है, इसका निर्धारण भी राज्यपाल ही करते हैं। मैंने बताया ना आपको, ये सरकार की सलाह, सरकार के ही आदमी होते हैं ये, ठीक है। अब इनके पास शक्तियां होंगी, इनके कार्य क्षेत्र होगा, वो क्या है? ये मुख्य विधि अधिकारी हैं, ये तो आपको याद रखना है। राज्य सरकार को विधि संबंधी, मान लीजिए कोई ऐसे विषय पर सलाह देना जो राष्ट्रपति दे, मान लीजिए कुछ राष्ट्रपति ने कोई विषय दिया है, उस पर राज्य सरकार को सलाह चाहिए तो वो इनसे सलाह लेंगे। विधिक स्वरूप से ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करना जो राज्यपाल द्वारा सौंपे गए हैं, या फिर संविधान या किसी अन्य विधि द्वारा प्रदान किए गए कृत्यों का निर्वहन करना। अपने कार्य संबंधी कर्तव्यों के तहत उन्हें राज्य के किसी न्यायालय के समक्ष सुनवाई का अधिकार है। इसके अतिरिक्त उन्हें विधानमंडल के दोनों सदनों या संबंधित समिति अथवा उस सभा में जहां के लिए वह अधिकृत हों, बिना मताधिकार के अपने विचार रखने और प्रक्रिया में भाग लेने का अधिकार है। सबसे इंपॉर्टेंट इनका जो काम है वो यही है। और उन्हें वो सभी विशेषाधिकार, प्रिविलेजेस और वो सब भत्ते मिलते हैं जो विधानमंडल के किसी भी सदस्य के लिए निर्धारित किए जाएंगे। वहां पे फिर अटॉर्नी जनरल को भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वाले सारे सेफगार्ड्स और प्रोविजंस प्रोवाइड किए जाते हैं, ठीक है। तो ये सारी बातें आपने किसके बारे में देखी? उत्तर प्रदेश के महाअधिवक्ता के बारे में, ठीक है जी। अब आएंगे आपके उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग। ये तो सब दर्द है इसको कैसे भूल जाएंगे। तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग जो ग्रुप ए और ग्रुप बी सिविल सेवाएं हैं, उनके जो प्रवेश स्तर की नियुक्तियां हैं वो यही करते हैं। लोक सेवा परीक्षा का आयोजन किया जाता है और उसके लिए अधिकृत राज्य का संवैधानिक निकाय है, ठीक है। अब देखिए, एजेंसी का जो चार्टर है वो भारत के संविधान प्रदत्त है। यहां से आप लिख सकते हैं, देखिए तो संविधान के भाग 14, 315 से 323 तक राज्य लोक सेवा की शक्तियां, गठन और इसके सदस्यों की नियुक्ति, बर्खास्ती, ये सब दिया हुआ है। अब देखिए यहाँ पे अगर आप मान लीजिए इंट्रोडक्शन लिखते हैं तो उसमें मैंने आपसे कहा था ना ऐतिहासिक कोई पहलू लिखना है, तो उसमें आप ये लिख सकते हैं, भारत सरकार अधिनियम 1935, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 ने पहली बार प्रांतीय स्तर पर लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान किया था। ये लिख सकते हैं आप आसानी से।
गठन कब हुआ? गठन हुआ आपका 1 अप्रैल 1937 में और प्रथम अध्यक्ष थे सर, एक मिनट, फिर आप कहेंगे मैम ने तो काट दिया, लिखा हुआ ही, सर डीएल ड्रैक ब्रॉकमैन, ये लिख सकते हैं आप। वर्तमान आप जानते हैं श्री संजय श्रीनेत हैं, और खान बहादुर मोहम्मद अब्दुल जो थे वो पहले भारतीय थे ये पद संभालने वाले, ठीक है, अध्यक्ष का। अब इसकी जो कार्य की मात्रा है उसमें वृद्धि का जो अनुरूप है सदस्यों की, अब क्या हुआ, वर्कलोड बढ़ गया है ना, एग्जाम टफ करने में लगे हैं ये, और इसमें सदस्यों की संख्या भी धीरे धीरे बढ़ गई। तो मतलब जो पहले संख्या थी उसका जिक्र कोई ऐसे संविधान में नहीं है, तो अब जो है वो 8 सदस्य हैं। और कार्यप्रणाली भी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग विनियम 1976 इससे आती है, जो आपका एसपीएससी है, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन है, उनको अधिकार इस एक्ट से मिलता है। संरचना क्या है आयोग की? अब जो आयोग है उसमें एक अध्यक्ष प्लस मेंबर्स, चेयरमैन प्लस मेंबर्स। अब राज्य का राज्यपाल नियुक्त करता है, आप जानते हैं संविधान में आयोग की सदस्य संख्या का उल्लेख नहीं है, राज्यपाल के विवेकाधीन है, वो डिस्क्रिशनरी पावर है। इसके अलावा सदस्यों के, जो आयोग के सदस्य हैं, उनकी वांछित योग्यता का भी स्पष्ट उल्लेख नहीं किया गया है, लेकिन बस इतना है कि आधे सदस्यों को भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन कम से कम 10 वर्ष काम करने का अनुभव होना चाहिए। जाहिर सी बात है वही लोग बनेंगे ना। और संविधान ने राज्यपाल को अध्यक्ष व सदस्यों की सेवा की शर्तें निर्धारित करने का अधिकार दिया है। राज्यपाल हैं इसमें, सब राज्यपाल हैं, तो आप समझ लीजिए इन्फ्लुएंस औरों का भी है इसमें। अब अध्यक्ष व सदस्य पद ग्रहण करने की जो तारीख से, द डेट ऑफ अपॉइंटमेंट से 6 साल है या फिर 62 साल को जो भी नजदीक हो, और जो संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी उसमें 65 है, ठीक है। और ये जो है त्यागपत्र किसको सौंपेंगे? राज्यपाल। एक बात याद रखनी है आपको, कार्य क्या है इनके? उम्मीदवारों की भर्ती, ठीक है, साक्षात्कार के अधिकार पर, स्क्रीनिंग टेस्ट साक्षात्कार के अधिकार पर, या फिर सिर्फ परीक्षा के अधिकार पर, केवल परीक्षा और साक्षात्कार के अधिकार पर, और भैया ये प्रारंभिक परीक्षा, ये तो आप, ठीक है। संबंधित सेवा नियम के अनुसार पदोन्नति द्वारा भर्ती और नागरिक क्षमता में उत्तर प्रदेश सरकार के अधीन कार्यरत व्यक्ति को प्रभावित करने वाले सभी अनुशासनिक मामले में, डिसिप्लिनरी मैटर्स पे भी यही राय देते हैं और एक्शंस लेते हैं। लोक सेवा और लोक सेवा पदों के लिए भर्ती के तरीके से संबंधित सभी मामलों पर राय देना, अर्थात सेवा नियमावली बनाने में राय देना, उत्तर प्रदेश सरकार को सलाह देना, ये सारे इनके काम है। पर्सनल मैनेजमेंट जो है वो पूरा ये देखते हैं, ठीक है जी। चलिए, सवाल आएगा तो आराम से हैंडल कर लोगे, तो बिल्कुल फैक्चुअल क्वेश्चंस हैं। देखो इसमें कोई 3 पेज नहीं हो सकता, बस अनुच्छेद लिख सकते हो और कोई ऐतिहासिक पहलू लिख सकते हो, या फिर कोई मुद्दा चल रहा हो लेटेस्ट में, अगर ये बहुत बर्निंग इशू है तो आप मेंशन कर सकते हो, करंट अफेयर से संबंधित कोई न्यूज, ठीक है। अब है आपका उत्तर प्रदेश उच्च न्यायालय एवं अधिकार क्षेत्र, हाई कोर्ट देखेंगे। आपको सबने देखा ही होगा, बड़ी सुंदर बिल्डिंग है, इलाहाबाद हाई कोर्ट। प्रयागराज उच्च न्यायालय, जैसे इलाहाबाद उच्च न्यायालय के रूप में भी जाना जाता है, इस सबसे पुराने न्यायालयों में से एक है। स्थापना का आपको दिन पता होना चाहिए, 17 मार्च 1866 उत्तर प्रदेश भारत में हुई थी इसकी स्थापना। अब ये एक क्या है? ये कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड क्या होता है? अदालत का जो अधिकार क्षेत्र है वो उत्तर प्रदेश राज्य पर है। ये है रिकॉर्ड का एक प्रमुख न्यायालय है। ये बात का मतलब क्या हुआ? व्हाट इज अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड? आपसे मैं पूछूं तो ये बताइए आप मुझे, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड क्या होता है? मतलब अभिलेख न्यायालय से आपका क्या अभिप्राय है? आपसे पूछा जाए तो आप क्या बताएंगे? देखिए, अभिलेख न्यायालय के रूप में आप जानते हैं शक्तियां क्या होती हैं। एक तो होती है जो निर्णय हैं, जो कार्रवाई हैं और जो कार्य हैं, उनको चिरस्थायी स्मृति और गवाही के लिए, मेमोरी प्लस टेस्टिमनी के लिए दर्ज किया जाए, ठीक है। और इन अभिलेखों को, ध्यान दीजिएगा, आप साक्ष्य के रूप में मान सकते हैं और किसी भी अदालत के समक्ष पेश किए जाने पर इन पे आप कोई पूछताछ नहीं कर सकते। सबसे इंपॉर्टेंट 215 आर्टिकल है कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड का, हाई कोर्ट का, याद रखिएगा ये चीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब एक तो है इसका मूल क्षेत्राधिकार, जिसको क्या कहते हैं आप? ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन। वैसे ही सब कुछ नीचे आएगा, पर सुन लो यहीं पे कोई नहीं, मतलब कि सबसे पहले आप यहीं पे जा सकते हैं डायरेक्ट। किन मामलों में जा सकते हैं वो आपको देख के जाने, ऐसा नहीं कि आपकी कुछ भी हो गया तो आप चले गए, छोटे मोटे मामलों पे नहीं, वो मामले दिए हुए हैं संविधान में हैं। या फिर अपीलीय क्षेत्राधिकार, जिसको एपिलेट ज्यूरिसडिक्शन कहते हैं, उसका प्रयोग हो सकता है। और इसमें निर्देश, आदेश और रिट जारी करने की, ये आप मेरे को कमेंट करके बताएंगे इसका आर्टिकल। नहीं, आर्टिकल मैं आपको बता देती हूँ, 226 है, सबको पता है। तो ये जो रिट हैं, बंदी प्रत्यक्षीकरण, हेबियस कॉर्पस, परमादेश, निषेध, अधिकार परीक्षा, उत्प्रेषण, इनको आप एक एक लाइन में जरा मेरे को
परिभाषित करके कमेंट सेक्शन में दिखाइए, पक्का से बता रही हूं मैं। रिट्स का आप बहुत जगह यूज कर सकते हैं आंसर में। ये अपनी वो डायरी में लिख लो, छोटी सी डायरी बनाई है नहीं बनाई अभी तक, उसमें लिख लो। उसमें छोटा छोटा सब आर्टिकल जो रिपीट होते हैं, जो बहुत बार पेपर में आते हैं, जो बहुत बार पेपर में लिख के आने चाहिए, वो सारे आर्टिकल एक जगह लिख लो, रिवाइज करते रहा करो उनको। तो अभी फिलहाल जो न्यायालय है उसमें संख्या कितनी है? 160 है स्वीकृत शक्ति, और वर्तमान में यह भारत के सबसे व्यस्त उच्च न्यायालयों में से एक है। 10 लाख तक तो सोचिए मामले लंबित हैं, अब तक पेंडिंग केसेस हैं, हद तो। चलिए, तो अब इलाहाबाद उच्च न्यायालय की संरचना और न्यायाधीशों की नियुक्ति देखो। मुख्य न्यायाधीश होंगे, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, और बाकी के न्यायाधीश होंगे। अब इनकी संख्या भारत के राष्ट्रपति करेंगे, मुख्य न्यायाधीश के साथ सलाह करके, परामर्श करके। न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति, जबकि जो ये बाकी न्यायाधीश हैं इनकी करेंगे न्यायाधीश से परामर्श करके। मतलब जाहिर सी बात है न्यायाधीश में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए पात्रता मानदंड जो है वो भारत का नागरिक होना, और वही 10 वर्ष तक आपको विधि क्षेत्र का अनुभव होना चाहिए, और भारत के संविधान में निर्दिष्ट अन्य आयु और शैक्षिक आवश्यकताओं को पूरा करना शामिल है। एक बार आप नियुक्त हो गए हैं, बॉस बन गए हैं, 62 वर्ष तक आप बॉस रह सकते हैं। सिद्ध कदाचार या क्षमता के आधार पर संसद जो है महाभियोग, इम्पीचमेंट चला सकती है आप पे, और उससे फिर आपको पद से हटाया जा सकता है। ठीक है, और बाकी आप जानते हैं जो नियुक्ति की प्रक्रिया है, संरचना है, वो भारत के संविधान और विभिन्न संवैधानिक प्राधिकरणों के निर्णयों द्वारा शासित होती है। तो लाइन लिख के आते रहे, प्रॉपर शुद्ध हिंदी की लाइंस याद रखो, लिख के आनी है पेपर। अब ये रहा आपका न्यायाधिकार क्षेत्र क्या है, मूल अधिकार, ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन। अब इन न्यायालय के पास एक निश्चित प्रकृति के दीवानी और आपराधिक, सिविल और क्रिमिनल केसेस को सुनने और तय करने का मूल अधिकार क्षेत्र है। मतलब इनमें कराधान से संबंधित मामले आ सकते हैं, रिट याचिकाएं हैं, जनहित याचिकाएं हैं, बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिकाएं हैं, ये सब आ सकते हैं। अब उच्च न्यायालय में आपको जो कोई विवाद है वो प्रथम दृष्टया सीधे सुनवाई करने का अधिकार है। मतलब फर्स्ट इंस्टेंस हियरिंग का आपको राइट इसमें मिलता है। तो वो कौन से मामलों में है? अधिकारिता का मामला, न्यायालय की अवमानना, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं हो जाता उसमें। अब संसद के सदस्यों और राज्य विधानमंडल के सदस्यों में कुछ कॉन्फ्लिक्ट हो गया है, विवाद हो गया है, उनके निर्वाचन में, इलेक्शन में डिस्प्यूट है, उससे संबंधित मामले, राजस्व मामले या राजस्व संग्रहण के लिए बनाए गए किसी अधिनियम या आदेश, उससे संबंधित, नागरिकों के मूल अधिकारों का प्रवर्तन, और संविधान की व्याख्या संबंधी अधीनस्थ न्यायालयों में स्थानांतरित मामले, मतलब जो लोअर कोर्ट से ऊपर जो मामले आते हैं उनका क्षेत्र है ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन का। ठीक है, फिर आता है आपका अपीलीय क्षेत्राधिकार, एपिलेट। इसमें क्या होगा? इसमें उच्च न्यायालय के पास उत्तर प्रदेश के अधीनस्थ न्यायालयों और न्यायाधिकरणों के फैसलों के खिलाफ अपील सुनने का अपीलीय क्षेत्राधिकार है। भाई जो नीचे से मामले आएंगे, तो सुप्रीम कोर्ट के पास हाई कोर्ट वाले जाएंगे, और नीचे के भी आएंगे, इनके पास इनसे नीचे के आएंगे मामले, बाय वे ऑफ अपील। पर्यवेक्षीय क्षेत्राधिकार, सुपरिटेंडेंस वाला, इसमें क्या होगा? जो आदेश हैं उनको संशोधित करना, उसके लिए पर्यवेक्षी अधिकार क्षेत्र का भी प्रयोग किया जा सकता है। उच्च न्यायालय, अधीनस्थ न्यायालय और न्यायाधिकरण के जो ट्राइब्यूनल्स होते हैं उनके जो ऑर्डर्स हैं या कुछ केसेस हैं उसमें सुपरवाइज करना। अधीनस्थ न्यायालयों पर अधीक्षण, प्रयागराज उच्च न्यायालय के पास उत्तर प्रदेश के भीतर सभी न्यायालयों और न्यायाधिकरणों पर अधीक्षण की शक्ति है। इसमें समुचित कामकाज को सुनिश्चित करना, उसके लिए निर्देश, आदेश, ये सब जारी करने की भी शक्ति शामिल है। रिट क्षेत्राधिकार 226 मैंने आपको बताया है, मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए या फिर किसी अन्य उद्देश्य के लिए भी रिट जारी की जाने की अनुमति है। अब आप जानते हैं सुप्रीम कोर्ट की, मुझे बताइए सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की जो रिट जारी करने की शक्तियां हैं उसमें क्या है बेसिक डिफरेंस, ये क्या अंतर है दोनों में? मैंने लिखा है इस लाइन में, पर बताइए आप मुझे। अब इलाहाबाद उच्च न्यायालय के पास आप जानते हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, निषेध, अधिकार परीक्षा और उत्प्रेषण जैसी रिट जारी करने की शक्ति है। आगे आपका अभिलेख न्यायालय, जो मैंने आपको ऊपर समझाया था, वही लिखा हुआ है सर यहाँ पे। अब इसके पास दो शक्तियां हैं यहाँ पे, एक तो उच्च न्यायालय के फैसले, कार्यवाही और कार्य शाश्वत स्मृति और परिसाक्ष्य के लिए जो है वो सुनिश्चित रहे, मेमोरी प्लस टेस्टिमनी। इन अभिलेखों को अधीनस्थ न्यायालयों में साक्ष्य के तौर पर रखा जाता है और कार्यवाही के समय इन पर सवाल नहीं उठाए जा सकते। इन आदेशों को विधिक परंपराओं और संदर्भों की तरह माना जाएगा। और दूसरा, उच्च न्यायालय की अवमानना पर साधारण कारावास या आर्थिक दंड या दोनों प्रकार के दंड देने का अधिकार है। न्यायालय की अवमानना को संविधान में परिभाषित नहीं किया गया है, लेकिन जो ये अवमानना है किससे परिभाषित है? अवमानना अधिनियम 1971 से। और एक है आपका जुडिशियल रिव्यू, सबसे इंपॉर्टेंट, न्यायिक पुनर्विलोकन,
सबसे जरूरी की शक्ति, जुडिशियल रिव्यू, कौन सा आर्टिकल? आर्टिकल 13। जो भी मूल अधिकारों से के साथ तर्क संगत नहीं होंगी चीजें, उसको हटा दिया जाएगा। बेसिकली यही है ना आर्टिकल, या कुछ और है? बताओ मुझे। इसमें केंद्र और राज्य सरकार दोनों के विधायी और कार्यकारी आदेशों की संवैधानिकता की जांच करने की शक्ति शामिल है। दातव्य है कि हमारे संविधान में न्यायिक समीक्षा शब्द का तो उल्लेख नहीं है, लेकिन अनुच्छेद 13 और 226 में ये स्पष्ट रूप से उच्च न्यायालय को ये शक्ति प्रदान है। ठीक है, क्लियर हो गई इतनी बात? ये सारी जो चीजें हैं ये आपको ध्यान रखनी है, इंपॉर्टेंट है। छोटा सा था लेक्चर, कोई दिक्कत नहीं है, आंसर बनाने की कोशिश कीजिए, जरूर बन जाएगा। ठीक है, तो बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ मैं मिलती हूँ आपसे हमारे नेक्स्ट पॉइंट में। ठीक है, बहुत बहुत